आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर है। हार पर मंथन के बजाय इस्तीफे पर हंगामा क्यों? हार पर मंथन के बजाय इस्तीफे पर हंगामा क्यों? यह है आज का बड़ा सवाल। और इसके साथ साथ एक और बड़ा सवाल, क्या गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस एकजुट नहीं रह पाएगी? क्या गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस एकजुट नहीं रह पाएगी? आइए चर्चा शुरू करते हैं। प्रोफेसर कौशल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर दिनेश वासनी सीपीआई से हमारे साथ हैं, तरुण चुग जी भारतीय जनता पार्टी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुनील सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीयू से, माफ कीजिए डॉक्टर सुनील सिंह, कुर्बान अली साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उमरकांत लखेड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत मैं करूं प्रोफेसर कौशल मिश्रा से। प्रोफेसर मिश्रा, क्या आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने पूरे एकजुट होकर परिवार के तौर पर जहां देश के नेतृत्व की तैयारी कर रही है, वहीं पर अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें तो बिखरा तो अलग, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही तैयार नहीं है अपनी जिम्मेदारियों को लेने के लिए। मान मनौवल का दौर ऐसा चल रहा है कि हर कोई मान मनौवल करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे आप डीएमके की बात कर लीजिए, चाहे आप आरजेडी की बात कर लीजिए, तमाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्रियों की बात कर लीजिए। हो क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक भ्रम की शिकार है। उसे रास्ता नहीं मिल रहा है कि आखिर में करें क्या। होना यह चाहिए कि अगर चुनाव में जीत का सेहरा पार्टी के अध्यक्ष को मिलता है तो हार का भी सेहरा लेने में पारदर्शी रूप में होना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये तो लोकतंत्र का नियम है, हार जीत चलता रहता है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। राहुल गांधी ने क्यों अपने ऊपर संवेदनशीलता के आधार पर बच्चे की तरह खेल खेल रहे हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टी बच्चे गुड़ियों का खेल तो है नहीं। अगर गुड़ियों का खेल है कि हम मनाएंगे तुम रूठोगे, हम मनाएंगे हम रूठेंगे तुम मनाएंगे, ये अगर पॉलिटिकल पार्टी चल रही है तो देश के लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? आप देखिए कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति में कहा कि कांग्रेस को हराने वाले दुश्मन कार्य समिति में ही बैठे हुए हैं, और राहुल गांधी ने कहा कि जिस आधार पर कांग्रेस हारी है वो वंशवाद के आधार पर है। अगर कांग्रेस को वंशवाद से मुक्ति मिलना है तो राहुल गांधी को साफ साफ करके इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस के भीतर किसी वरिष्ठ आदमी को, चाहे हो सके तो मनमोहन सिंह जी को ही अध्यक्ष बना करके, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, काम तो शुरू करें। बिल्कुल मिश्रा जी, काम शुरू करें, यही सबसे बड़ी बात है, खास करके तब जबकि महत्वपूर्ण चुनाव अभी सामने दिखाई दे रहे हैं। मान मनोबल का खेल बिल्कुल बिल्कुल। सुनील सिंह जी, जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने आप को हर समय अलग अलग अवधारणा में सामने प्रस्तुत करती रही है। आज आप एनडीए के घटक दल जरूर हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कोई पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से हताश हो सकता है? क्या कोई पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से मान मनोवल के लिए लोगों को अपने दरबार खुले छोड़ सकता है? यह क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए अजय जी, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारी उसमें टीका टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं है, होनी नहीं चाहिए। मगर यह स्पष्ट है कि जो दिख रहा है उसमें अगर कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगते रहे हैं, उस आरोप को नकारने के लिए राहुल गांधी जी का ये कदम उठाया गया है। मगर जिस तरह से मान मनोवल का दौर है, ये आप साइकोफेंसी की पराकाष्ठा समझ लें कि पूरे कांग्रेस पार्टी और उसके महागठबंधन स्टैंड स्टिल है, केवल मनाने में लगी है, जैसे कि इसके अलावा कोई काम नहीं। आपको स्मरण होगा कि सोनिया जी को मनाने के लिए एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बंदूक लहरा के, अपने कनपट्टी में बंदूक लहरा के साइकोफेंसी की पराकाष्ठा का एक उदाहरण दिया था। तो अभी भी देखिए, अगर परिवारवाद के आपको लेबल से हटना है तो साइकोफेंसी से भी हटना होगा। तो जितने साइकोफेंट लोग हैं उसको कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट निर्देश जाना चाहिए, बिल्कुल जो करना होगा राहुल गांधी जी करेंगे। आप साइकोफेंसी में अपना चेहरा चमकाने के लिए तरह तरह के पैतरे और नखरे ना करें। बिल्कुल, तरुण चुग जी जुड़ चुके हैं। तरुण चुग जी, साइकोफेंसी की बात सुनील सिन्हा साहब यहां पर कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आज आपकी पार्टी में हैं, लेकिन क्या आपकी पार्टी में इस तरीके से मान मनोबल का दौर चलेगा? विरोध और विरोधाभास आपकी पार्टी में भी पहली बार नहीं हुए, कई बार होते रहे हैं, लेकिन मान मनोबल का दौर इतना चलता हो हमने अभी तक बीजेपी में देखा नहीं है। ऐसा है मेरे बड़े भाई, भारतीय जनता पार्टी में जो अध्यक्ष बनता है वो किसी का बेटा है या किसी की बेटी है या किसी के कहने पे बन रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ कार्यकर्ता
पोस्टर लगाते लगाते कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है ये उसको भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये निरंतर चलने वाला संगठन है जी। और जिसकी तुलना आप कर रहे हैं वहां तो खानदानी शफा दवा खाना नहीं होते कि पिताजी वैद्य थे, नाना जी वैद्य थे, दादाजी वैद्य थे, दादी जी वैद्य थी और उसके बाद पिताजी वैद्य बने, पिताजी के बाद माताजी वैद्य बनी और अब राहुल गांधी जी वैद्य बन गए। ये खानदानी दवा खाना बना के कांग्रेस को चलाया जा रहा है और ऐसे चलाया जा रहा है जैसे कि आज ये मेलोड्रामा खेल के कि पिछले 4 दिन से एक ही काम है कांग्रेस में कि राहुल गांधी जी मान जाए। अरे राहुल गांधी जी का जो इस्तीफा है वो उनको बचाने के लिए, असल में 4 पीढ़ियां कांग्रेस की जो गांधी परिवार ने ऊपर रूल किए हैं, गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों ने, उनकी और 6 दशक से जो इस देश के साथ हुआ है उसकी माफी मांगनी चाहिए, उस पर शोध होना चाहिए, आत्म मंथन होना चाहिए, शाहबानो केस से लेकर इमरजेंसी से लेकर। आइए उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हमारी चर्चा में शामिल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने माना कि इस चर्चा में कांग्रेस को शामिल नहीं होना चाहिए। चुग साहब मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन उमाकांत तखेरा जी, अभी जैसे चुग साहब ने कहा कि एक दवाखाना के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, तो क्या एक ऐसी दवाखाना पार्टी है जो आज खुद बीमार हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह कैडर और इस तरह से जो स्ट्रांग जो विचारधारा जो बीजेपी और उसके जो नैरेटिव्स हैं उस पर नहीं है। कांग्रेस एक अलग तरह का है, उसमें कई तरह की विचारधाराएं, जो मैंने कांग्रेस को देखा है कई तरह की विचारधाराएं हैं और उसी तरह की विचारधाराएं आज इस संकट में भी कांग्रेस के अंदर उठ रही हैं। जैसे एक बड़ी स्ट्रांग विचारधारा है कि ये जो चीज़ें, जो त्यागपत्र का जो भी तथाकथित ड्रामा है, इसमें ना पढ़ के, इस झोल में ना पढ़ करके राहुल गांधी को लीड करना चाहिए और कार्यकर्ताओं के सामने आना चाहिए और कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि आप डरिए मत। जैसे पहले वो कहते थे, इस शब्द का इस्तेमाल करते थे कि आप डट करके खड़े रहिए और हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, मिल के मुकाबला करेंगे। ये जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फॉलो द लीडर। ये जज्बा है कहाँ गायब? ये राहुल गांधी तो कोप भवन में बैठ गए जाके। तो ये कोप भवन, सवाल ये है कि किसके लिए? उससे पार्टी के अंदर, केवल पार्टी में जो संकट है, ये राहुल गांधी शायद इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि वो कोप भवन में किसके खिलाफ में। असली सवाल ये है कि कांग्रेस में जो संकट है, 3 राज्यों में सरकारें हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार एकदम तलवार की धार पर खड़ी है, वहां बुरी तरह हारी है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां मुश्किल से किसी तरह बहुमत जुटाया गया है। अगर ये संकट, क्राइसिस को टालने का एक ही रास्ता है कि राहुल गांधी को कंट्रोल हाथ में लेकर के, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। मकान जी, यही तो अफसोस की बात है, यही अफसोस की बात है। प्रोफेसर वासने, सीपीआई का तजुर्बा कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार चलाने का रहा है। अगर मैं सीधे तौर पर आपसे पूछूं तो आज क्या हो गया है कांग्रेस को? ये कोप भवन की राजनीति क्यों चल रही है कांग्रेस में? देखिए डॉक्टर अजय, मैं आपको एक बात बताऊं, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग या उसके नेता आमतौर पे दूसरी पार्टियों के अंदरूनी मामलों पे अपनी टिप्पणी नहीं करते और हमें करनी भी नहीं चाहिए। परंतु हमारा ये मानना है कि एक नैरेटिव जो क्रिएट किया गया देश में कि ये परिवारवाद की पार्टी है, जरा मुझे कोई सी ऐसी पार्टी बता दीजिए वामपंथी पार्टियों के अलावा जिसमें परिवारवाद ना हो, इंक्लूडिंग बीजेपी। इसमें भी परिवारवाद है। राजस्थान में भी इनके 2 बेटे लड़े हैं, मध्य प्रदेश में भी लड़े हैं, बहुएं भी लड़ी हैं, क्या कहते हैं, बेटे भी लड़े हैं, बेटियां भी लड़ी हैं, इससे पहले भी लड़ी हैं। ये कह देना कि परिवारवाद के आधार पर ये नहीं देते। और जितने भी ये बच्चे लड़े हैं पॉलिटिशियन फैमिलीज के, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, अगर आप उनके नामों को गिनवाने लगेंगे तो 90% लोगों ने तो कोई राजनीति करी ही नहीं कभी। अपने यूथ विंग या स्टूडेंट वूमेन में एक दिन झंडा नहीं उठाया। तो इसलिए परिवारवाद की बात नहीं। जो पॉलिटिकल फैमिली से बच्चे आते हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जा सकते हैं, वो पॉलिटिकली एक्टिव हो सकते हैं। और ये राहुल गांधी को मेरा लगता है कि ये बीजेपी, तरुण चुग जी आपका जवाब दे रहे हैं। तरुण चुग जी ने भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद के हिस्सा बनाए जाने के आपके बयान पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। तरुण चुग जी जरा एक साथ सुन लीजिए तरुण चुग जी को, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों की बातचीत लंबी चलेगी। तरुण चुग जी, ऐसा है कि मेरे बड़े भाई बताएं, मेरे को नहीं बताना तो अजय जी आपके कान में बता दें कि
अटल बिहारी वाजपेयी जी का कौन सा वो बेटा, दोता, ताई, और अडवाणी जी का बेटा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बेटा, नरेंद्र मोदी जी किसके बेटे हैं, अमित शाह जी किसके बेटे हैं, वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे वो किसके बेटे थे, राजनाथ सिंह जी किसके बेटे। सब लोग नीचे से बूथ स्तर पर काम कर यहाँ पर पहुंचे हैं, और जिनके नाम ये लेना चाह रहे हैं किसी का बेटा, हमारे यहाँ रेड कारपेट नहीं बिछाया जाता कि वो किसी का बेटा है या किसी का दोता है, किसी वंश के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जाता। हाँ, कोई भी कार्यकर्ता का बेटा आगे कार्यकर्ता बनता है, यूथ विंग में काम करता है, विद्यार्थी परिषद में काम करता है। हमारे रणचुक जी वही तो वासने साहब कह रहे हैं कि आपके यहाँ पहली पंक्ति के नेताओं के माता पिता बहुत बड़े आदमी नहीं थे, लेकिन पहली पंक्ति के नेताओं के बच्चे आज बड़े हो गए। किसी ने अरे जी वासने साहब जवाब देना है आपका। वासने साहब जवाब दीजिए, बताइए ना किसका बच्चा। डॉक्टर अजय, एक मिनट में इनकी बात का जवाब एक गरीब चाय बेचने वाले का बच्चा प्रधानमंत्री। डॉक्टर अजय, मैं तरुण चुग से एक बात पूछना चाहता हूँ जी। तरुण चुग जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस में जो 52 MP जीत के आए हैं, या जो इतने इनके MLA हैं, या जो इनके स्टेट PCC चीफ हैं, वो सब क्या परिवार के हैं? जिस तरह से आपके यहाँ है वैसे उनके यहाँ भी हैं। आपने भी परिवारों के बेटे बेटियों को, बहुओं को, बेटियों को टिकटें दी, और ऐसे कोई एक नाम नहीं है, 90 से ऊपर नाम जाते हैं ये पिछले चुनावों में 5 साल में। आप मुझे मत बताइए, मैं एक प्रोफेसर आदमी और रिसर्च करके बोल रहा हूँ, जब मर्जी बैठ जाइएगा, पूरे नाम दे दूंगा आपको। दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हैं, एक चीज सोच लीजिएगा, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, कार्डर बेस्ड पार्टी सुन लीजिए, में 2 ही है। अरे जवाब सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, स्टूडेंट का जवाब तो सुन लीजिए। तीसरी बात चुग साहब, आप एक और सुन लीजिएगा, चुग साहब एक बात और सुन लीजिएगा। बीजेपी में क्या कोई आज एक भी MP, एक भी मंत्री मोदी जी या अमित शाह की बात को टाल के दाएं से बाएं जा सकता है? पिछले 5 साल की सरकार PMO। चलिए, 3 बड़े सवाल वासने साहब ने रखे हैं। प्रोफेसर वासने ने जरा इसका जवाब दीजिए। तरुण चुग जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं उसके बाद। तरुण चुग जी जवाब दीजिए इसका प्लीज। ऐसा है कि इनका जो कहना है किसी का बेटा, मैं ये नहीं कह रहा भाई साहब, मेरा ये कहना है कि हमारी पॉलिसी निर्धारण करने वाले लोग वो इसलिए वहां नहीं बैठे हैं कि वो किसी के बेटे हैं। नहीं, और आज जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, तरुण चुग जी आपका जवाब बचने वाला है, किसी खानदान के बेटे नहीं। ये जवाब बचने वाला है। पॉलिसी निर्धारण की बात आपने नहीं की, आपने टिकट दिया अच्छे लोगों को। भाई साहब सुन लीजिए। नहीं, अच्छा तरुण चुग जी, सुनना पड़ेगा ना आपको भी। सनी देओल कौन से कार्यकर्ता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के? मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप नाम लेने को लिए मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ ना, बताइए ना तरुण चुग जी, बताइए। सनी देओल के पिताजी ने क्या RSS का काम किया है? अजय जी, हंसराज हंस के पिताजी ने क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है? गौतम गंभीर ने क्या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया था? विनोद खन्ना ने क्या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर कभी काम किया था? रवि किशन ने कभी क्या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया था? नाम गिनाना शुरू करें तो कम नहीं होगा। बेटे ने किया है क्या, या महाजन की बेटियों ने किया था क्या? चुग साहब जवाब दीजिए। जवाब देने दीजिए जी, जवाब दें। कोई काम किया? हाँ, जवाब दें चुग साहब। नाम दिलवा रहे दिनेश जी। अच्छा चुग साहब, मेरा नाम अजय है। चलिए बताइए प्लीज। अरे सुनिए भाई साहब जी, एक तरफ वो पार्टी अजय नहीं, वो CPI वाले भाई साहब जी। मेरा ये कहना था कि रेड कारपेट बिछाकर किसी अध्यक्ष का इंतजार नहीं किया जा रहा यहां पर। एक तरफ तो ये हालात है कि गांधी वंश के बाहर से कोई अध्यक्ष आएगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी उसकी धरोहर है। ऐसे लग रहा है कि गांधी वंश के पास वो पार्टी गिरवी पड़ी जिस पार्टी को क्रांतिकारियों ने खून दिया। आप उसका कंपैरिजन 1885 से 1919 तक कांग्रेस के कितने अध्यक्ष रहे, उसमें से कितने गांधी परिवार के गिनवाओ तो सही ना। अरे आज क्यों फिर आज क्यों 1885 से 1919 तक गिनवाओ कितने गांधी परिवार के रहे? परिवार की आप बेकार की बात करते हो। अच्छा चलिए आइए जरा इससे बाहर निकलकर राहुल गांधी के कोप भवन में पहुंचते हैं। 1885 से आपके परिवार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी आज कोप भवन में बैठे हैं। नेहरू जी रहे। क्या देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को आज अपनी पार्टी की कमान नहीं संभालनी चाहिए, खास करके तब जबकि 3 राज्यों के चुनाव मुबाए खड़े हैं और 3 राज्यों में उनकी सरकारें डावाडोल होती दिख रही हैं?
समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी एक अजीब व गरीब किस्म के बहरान से गुजर रही है और मेरा ये मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की एक अहम भूमिका रहती है और अगर विपक्ष कमज़ोर होगा तो फिर सरकार के ऊपर अंकुश लगाना, नकेल लगाना मुश्किल होता है जी। लेकिन शायद राहुल गांधी एक ख़ास तरह के सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। वो इस हार का सदमा या तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कुर्बान साहब, आप बहुत बचते बचाते बोल रहे हैं। आप साफगोई से बोलने वाले पत्रकार रहे हैं। नहीं, मैं तो अभी भी कहता हूँ, देखिए मगर ये भी सच्चाई है कि वो अपने पापों के तले इस हालत में पहुंचे हैं, लेकिन वो एक 125 साल पुरानी पार्टी है और उस पार्टी के पीछे राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा भी है और लंबे समय तक उस पार्टी ने इस देश को अच्छा शासन भी दिया है। तो अगर अब वो इस स्थिति में पहुंच गई है तो ये उनके लिए सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी ने तय कर लिया है तो उनके चापलूसों को ये नहीं करना चाहिए कि भाई वो उन पे बने रहने के लिए दबाव दें। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही, मैं जरा इसको लेकर आगे चलता हूं। कौशल साहब, प्रोफेसर कौशल, जब राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते, तो ये क्या जरूरत है कांग्रेस के तमाम लोगों को उन पर दबाव डालने की कि नहीं आप बने रहिए? ये माई बाप सिंड्रोम कब तक चलेगा कांग्रेस में? तब यही तो वंशवाद और परिवारवाद है सर। वंशवाद और परिवारवाद की प्रोफेसर साहब परिभाषा कहां समझ रहे हैं? वंशवाद परिवारवाद यही है कि एक परिवार को मनाने के लिए पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी पार्टी आत्महत्या करने पर तुली है। ऐसा लग रहा है कि 132-30 साल की कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं है, कोई तारनहार नहीं है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के तारनहार हैं? और लोग भी नेता हैं कांग्रेस में और बड़े शीर्ष नेता हैं, उनको आप अध्यक्ष बना दीजिए। आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम करिए, प्रियंका जी कार्यकर्ता के रूप में काम करें, राहुल जी कार्यकर्ता के रूप में काम करें, एक सीनियर आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। किस बात का मान मनोवल? ये वस्तुतः एक रणनीति का हिस्सा है। रणनीति का हिस्सा यह है कि हार का ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर न पड़े और इस तरह का दबाव बना जाए, इस तरह का मान मनोवल हो जाए कि राहुल हार का ठीकरा राहुल गांधी पर न पड़े। समर्थन बहुत बड़ी टिप्पणी है ये। आप हार गए, जरा इस पर सुनील सिंह जी, आप क्या कमेंट चाहूंगा? ये मजाकबाजी है। क्या राहुल गांधी जो कोप भवन में आज बैठे हैं हार के ठीकरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर मिश्रा की बात से सहमत हूँ। मैं प्रोफेसर कौशल मिश्रा की, अजय जी एक सेकंड बस, मैं प्रोफेसर कौशल मिश्रा की इस बात से सहमत हूँ कि हार का ठीकरा एक आदमी पे नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की हार का ठीकरा मुख्य तौर पे 3 मुख्यमंत्रियों पे जाना चाहिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ये क्या कर रहे थे 5 महीने? 3 मुख्यमंत्रियों के ऊपर और अभी भी राहुल गांधी पर जाना चाहिए, कुछ प्रियंका गांधी पर जाना चाहिए, सोनिया गांधी पर जाना चाहिए। अगर वो विपक्षी गुटों का एक साथ अलायंस हो जाता, आज भी बीजेपी की सरकार नहीं आ सकती थी। बावजूद इसके कि ईवीएम की कंप्लेंट है, ईवीएम ने मॉर्निंग वॉक, इवनिंग मास्टर साहब, ईवीएम का विवाद अब खत्म हो गया है, उस पर अब नहीं चलेगी राजनीति। उमाकांत जी, अब शीला दीक्षित को दुख हो रहा है, तमाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री गुहार लगा चुके हैं। भाई कितनी गुहार लगाने की आवश्यकता है राहुल गांधी के सामने? मानेंगे? जी, देखिए ये जो इस्तीफों का दौर है ये पहले भी हुआ था और ये जो इस्तीफा है, ये इस्तीफा मुझे लगता है कि ये कनेक्ट नहीं कर रहा है मास में, कांग्रेस के वर्कर को कनेक्ट नहीं कर रहा है, पब्लिक को कनेक्ट नहीं कर रहा है। मुझे याद है 1998 में ऐसे हालात थे कि कांग्रेस पार्टी को तब तक मुख्य धारा में राष्ट्रीय राजनीति के नहीं लाया जा सकता जब तक नेहरू गांधी परिवार फ्रंट में नहीं आएगा, मिनिस्ट्री में नहीं आएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो सोनिया गांधी ने जिस भी कारण से रहे हो प्रधानमंत्री नहीं बनी, तो उसको उनके त्याग की आम जनता में बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई कि देखिए इन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया। वो तो खैर प्रधानमंत्री की पोस्ट थी, लेकिन ऐसे मौके पर जब कांग्रेस पार्टी संकट से गुजर रही है तो यही कांग्रेस पार्टी को पता है उनको कि पार्टी बिल्कुल संकट के समय इस तरह का ड्रामा आखिरकार अपने आप क्या मामले रखता है। प्रोफेसर दिनेश वासने, मैं आपसे समझूं, क्या आज राहुल गांधी सिर्फ अपने ऊपर बेइज्जती का ठीकरा फुड़वाने से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या यही वास्तविकता है जिसकी चर्चा ब्रेक से पहले हम कर रहे थे? नहीं डॉक्टर अजय, लेट मी टेल यू वन थिंग। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं चेक किया अपने उसमें रिकॉर्ड्स में, अभी जो लोकसभा में सांसद चुन के आए हैं उसमें से 162 सांसद परिवारों से हैं
सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएम के जो सांसद है उनको छोड़ के बाकी सभी परिवारों से, ये मैं आपको बता दूं, उन बाकी सभी पार्टियों में। चलिए, परिवारवाद की टिप्पणी कहीं चिपकती है, कहीं नहीं चिपकती है, लेकिन मैं अभी कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व की बात कर रहा हूं। वासने साहब, क्या आज आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है वहां ये मान मनोबल की आवश्यकता नहीं है? पार्टी का मुझे देखो, हर पार्टी को अपनी हार के लिए कारणों को सोचना चाहिए, उसकी कमियों को दूर करना चाहिए जी। वो कांग्रेस पे भी लागू होता है, और कांग्रेस की जब हार पे लागू होता है तो कांग्रेस को अपनी स्टेट टू स्टेट चेक करना चाहिए, और कांग्रेस को ये भी चेक करना चाहिए कि वास्तविक पॉलिटिकल रियलिटी पूरे हिंदुस्तान में कैसी है जी। उन्होंने जो अपोजिशन दलों से ठीक से जो अलायंस नहीं किया है, एक उड़ीसा को छोड़ के और एक तमिलनाडु को छोड़ के, और दोनों जगह पे आप देखिए रिजल्ट बेटर है उड़ीसा और तमिलनाडु में जहाँ पे अलायंस हुए, बाकी जगह पे कहीं नहीं है ऐसा। तो उससे नुकसान हुआ है और अपोजिशन पार्टीज की 48 सीटों का नुकसान हुआ है, ये भी कांग्रेस को सोचना होगा। उड़ीसा में दरअसल उनका अलायंस नहीं था क्योंकि वो बीजेडी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग थी और भारतीय जनता पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा। अलायंस थोड़ी ना था, उड़ीसा का अलायंस उनका नहीं था, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं कि डीएमके ने उन्हें काफी फायदा दिया। नहीं, उड़ीसा में कांग्रेस बहुत कमजोर है। नहीं, डॉक्टर अजय, उड़ीसा में कांग्रेस बहुत कमजोर है, वहां पे कांग्रेस का अलायंस सीपीआई और अन्य पार्टियों से था, लेकिन वो बहुत प्रखर अलायंस नहीं है। चलिए अलायंस से जरा और आगे बढ़ते हैं। सुनील सिंह जी, तो क्या आज राहुल गांधी जी के लिए आपका मशवरा क्या होगा? को भवन से बाहर निकले, बाहर निकलकर नेतृत्व करें, या दरअसल आपको लगता है कि अब मामला खत्म है? देखिए, राहुल गांधी जी के लिए आज के समय में पूरे हार के कारणों की समीक्षा करें, बोध होकर के आत्मचिंतन करें। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो एक तरह से देखिए तो पूरी तरह अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर में सारे पार्टी का अटेंशन अपनी तरफ ले गए। इसके कारण कोई अगर इक्के दुक्के नेता अगर उनके नेतृत्व पर प्रश्न करता तो प्रश्न करने का माहौल नहीं है अब, और बाकी अन्य नेता को भी ये सूट करता है कि कोई अन्य शीर्ष नेतृत्व पर अगर सवाल करता तो वो कटघरे में होते हार के कारणों के कारण जानने से लिए। इसलिए बड़ा ही अच्छे तरीके से हार के कारणों पर मंथन करने की बजाय ये पूरे इस तरह की चीजें हुई। और जहां तक वार्ष्णी जी कहते हैं, वार्ष्णी साहब की संगठन वहां पे हुआ अरे उड़ीसा क्या, बिहार में तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह अपना किया था महागठबंधन, लेकिन ये पूरे महागठबंधन नकारात्मक सोच वाले का और जात के ठेकेदारी करने वालों का और सामाजिक और संप्रदाय सौहार्द बिगाड़ करके वोट लेने वालों का था। जनता ने नकार दिया। और वंशवाद की जो बात है, दिनेश वार्ष्णे जी वंशवाद को एक खीरा चोर और हीरा चोर, इनका कहना है कि खीरा चोर भी बराबर और हीरा चोर भी बराबर। अरे वंशवाद में ये वंचित नहीं है कि एक नेता का बेटा नेता नहीं हो सकता। वंशवाद में ये वंचित ये है कि कोई व्यक्ति कोई अर्ध शिक्षित भी अगर हो। सुनील सिंह जी फिर तो इस बारे में अगर वंशवाद की बात करें तो समाजवादी पार्टी को आप कैसे देखेंगे? आप डीएमके को कैसे देखेंगे? आप एनसीपी को कैसे देखेंगे? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे देखेंगे? आप पीडीपी को कैसे देखेंगे? ये तमाम पार्टियां भी तो वंशवाद की ही प्रतीक है। सुनील जी, जेडीयू भी उससे ऊपर। देखिए, मैं इसको कोई किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस कदर आरजेडी का कल्चर है, जिस कदर कांग्रेस का कल्चर है, जिस कदर वैसे पार्टियों का कल्चर है। नहीं, आप बाकी का नाम नहीं लेते, आप सिर्फ कांग्रेस का नाम लेते हैं, ये थोड़ी दिक्कत है। नहीं करनी चाहिए। देखिए आज देश में शायद जेडीयू और बीजेपी इकलौती पार्टियां होंगी। आप ही के सहयोगी शिवसेना में देख लीजिए, इससे बड़ा वंशवाद का और नतीजा क्या हो सकता है? क्या ठाकरे परिवार के अलावा कोई भी व्यक्ति शिवसेना का प्रमुख हो सकता है? चौटाला, बादल, एलजेपी इनके सहयोगी हैं। आइए जरा अकाली जी का बात कर लें। सुनील सिंह, मैंने तो 162 एमपी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बताए हैं, सिर्फ वामपंथी पार्टियों को छोड़ के। चलिए, मैं यही सवाल तरुण चुग जी के सामने भी रखता हूं। चुग साहब, आपने अभी वंशवाद को परिभाषित करने की कोशिश की, मैंने इतने सारी पार्टियां गिना दी आपके सामने। आप अपने सहयोगी को लीजिए अकाली दल, आप अपने सहयोगी को लीजिए शिवसेना, आप अपने तमाम अन्य सहयोगियों को पहले के यानी कि पीडीपी ले लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, के खिलाफ आंदोलन लड़ लिया। तमाम पार्टियां तो वंशवाद का ही प्रतीक है। उनके बारे में आप ऐसा आरोप क्यों नहीं लगाते जो कांग्रेस पर लगाते हैं? चुग साहब, देखिए, कांग्रेस पार्टी, देखिए सीपीआई का तो वो हालत है,
सीपीआई को तो कांग्रेस पार्टी का या अन्य पार्टी के पिछलग्गू बनने की आदत हो गई। देखिए बिहार में सीपीआई को जिस तरह महागठबंधन में पता ही नहीं। चलिए सीपीआई के बारे में हम ये इसलिए चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि वो कार्डर बेस्ड पार्टी है, लेकिन अभी तो मैं चुप साहब कि बेगूसराय चर्चा में आइए ना चुप साहब, सीपीआई के बारे में बात कर लीजिएगा। बहुत लोगों को गलत फहमी है कि सीपीआई खत्म हो जाएगी या सीपीएम खत्म हो जाएगी। मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ तरुण चुग जी, रहेगी जब तक मानव धारा। तरुण चुग जी मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ, मैं सिर्फ सीपीआई पे नहीं करना चाहते। आइए जरा तरुण चुग जी से बात करें। खिलाफ लड़ते हैं तरुण चुग जी आज कन्हैया कुमार ने भी आपको दिखा दिया, आप भी जातिवाद करते हैं। कन्हैया कुमार, चलिए आइए जरा तरुण चुग जी से बात करते हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा प्लीज मेरी मदद आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि मेरी आवाज तरुण चुग तक पहुंचाने के लिए मुझे प्रोड्यूसर साहब से मदद की आवश्यकता पड़ रही है। तरुण चुग साहब, सवाल यह है कि आपके तमाम सहयोगी भी जी तरुण चुग जी, मैं आपसे लगातार यही सवाल पूछा, बताइए साहब जी। सीपीआई नहीं, अपने सहयोगी की बात कीजिएगा। शिवसेना, अकाली दल, पीडीपी, मुलायम सिंह यादव की, समाजवादी। मेरा ये कहना है कि जी अब मेरी बात सुनिए जी। अब अजय जी डॉक्टर साहब, मेरा निवेदन है, आपकी डिबेट जो है आज मेलोड्रामा की आवश्यकता नहीं है, आत्म मंथन की आवश्यकता है कि इस परिवार के हाथ से या कांग्रेस के हाथ से जो पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित किया जाए, उस पर आत्म मंथन किया जाए। जबकि उलट हो रहा है, इस्तीफा देकर सभी कांग्रेस के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री इस बात को छुपाने में लगे हैं कि ये गलती का कारण कौन है। मैं इनसे पूछ रहा था 4 दशकों में आपने इतने बड़े पाप किए हैं, आप सेना से ही साफ मानते हो। तरुण चुग जी, आप पाकिस्तान की मैं थोड़ा सा आपकी याददाश्त ताजा कर दूं। हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी का ड्रामा याद है आपको? बात करते हो और फिर जहां चाचा भतीजा और पिताजी का पूरा ड्रामा हुआ था दिन भर। नहीं, मैं तो इस बात का मंथन करना है। आज कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि उन्होंने कौन सी गलतियां की। पीडीपी का ड्रामा याद है आपको? बचाने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। तरुण चुग जी कांग्रेस को खाली क्यों याद कर रहे हैं? मैं जरा कुछ याद दिला रहा हूं आपके सहयोगियों के बारे में भी। पीडीपी का ड्रामा याद है आपको? की भाषा बोलते हो आप, बोफर सोबों में दलाली। 1 महीने तक महबूबा मुफ्ती घर के अंदर बंद थी उनके पिताजी की मृत्यु के बाद। भगवान राम के स्थिति आप सरकार नहीं चला पा रहे थे वहां पर, याद है आपको वो ड्रामा? आप मेरा कहना, मैं बहुत सारे ड्रामे आपको याद दिला रहा हूं। देखिए हमारे देश में पारिवारिक राजनीति का जबरदस्त ड्रामे का इतिहास रहा है। राहुल गांधी को अपना आत्ममंथन करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। चलिए अब जरा इसी चर्चा को मैं जरा कुर्बान साहब अभी तरुण चुग जी हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना पसंद कर रहे हैं। पार्टी विद डिफरेंस गांधी वंश का जो भार है सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार पर सीमित है, लेकिन वो किसी भी तरीके से शिवसेना पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, अकाली दल पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, पीडीपी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन तमाम पार्टियों में से किसी पर चर्चा नहीं करना चाहते, वो सिर्फ कांग्रेस पर चर्चा करना चाहते हैं। उनके हिसाब से परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस में और कहीं नहीं है। गुरबान साहब, बीजेपी को आज की तारीख में सूट करता है, लेकिन चूंकि विषयांतर हो रहा है, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की और उसी पर आए तो हमको, मैं तो ये कहूंगा अगर आप मेरी राय पूछना चाहें तो राहुल गांधी को किसी दलित आदिवासी महिला को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में वो नेता बनने के इच्छुक हैं संसदीय दल के, वो बने, कांग्रेस को वहां लीड करें और सड़क पे भी लीड कर सकते हैं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस की त्रासदी है, मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूं। शाह कमीशन की जब सुनवाई हो रही थी तो रघुरमैया एक कांग्रेस के नेता होते थे, उन्होंने कहा जी आपातकाल के वक्त में हमारी पार्टी में एक ही नारा था, देश की नेता इंदिरा गांधी, युवा नेता संजय गांधी, महिलाओं की नेता मेनका गांधी, बच्चों के नेता राहुल गांधी और भाड़ में जाए महात्मा गांधी। तो कांग्रेस पार्टी उस सिंगडोर से वापस, महात्मा गांधी वाला मैं माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूं, यहाँ कोई अपमानजनक बात नहीं है, नारा इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं ताकि नहीं तो कल को एक और बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा कि न्यूज नेशन के मंच पर महात्मा गांधी का अपमान हुआ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये रघुरमैया का बयान था। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस सिंड्रोम से गुजर रही है, उसे इससे बाहर आना चाहिए। कौशल जी प्लीज, प्रोफेसर कौशल। अजय जी देखिए, अजय जी मैं आपको साफ बात बता रहा हूं, हकीकत में बता दे रहा हूं क्या होने वाला है। जी सुनिए, राहुल गांधी ने पहले ही संकेत ये कर दिया था कि हम क्यों हारे। उन्होंने चिदम्बरम, कमलनाथ
और वहां राजस्थान के मुख्यमंत्री पर हमला किया था कि वो अपने बेटे बेटी के चक्कर में कांग्रेस की लुटिया डुबा दी थी। ये साफ साफ उन्होंने कहा। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि जो कांग्रेस के दुश्मन है कार्य समिति में है। मैं ये सोच रहा हूं, मेरा ये विचार है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत और उप मुख्यमंत्री और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये इस्तीफा दे दें और स्वीकार कर ले कि आप जिसको चाहिए उसको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बताइए, तो आज राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने इसका संकेत दे दिया है कि हमारे लिए हम दोषी नहीं है। दोषी वो मुख्यमंत्री हैं, दोषी चिदंबरम हैं, दोषी कमलनाथ हैं। उन दोषी इन लोगों को हटाइए। लेकिन इनको हटाए कौन? संकट यह है कि जैसे ही हटेंगे वहां सरकार गिर जाएगी। अब सरकार भी बचाना है, दोस्त को भी बचाना है, इसलिए कोप भवन बैठा है। तो वहां कोई मंथन नहीं हो रहा है, वहां ठन हो रहा है। ठन करके फिर सारी चीजें मोलोड्रामा करके आप देखिए अजय जी कि आप सोनिया गांधी के समय में लोग पिस्तौल अपने कनपट्टी पर लगा रहे थे। इतना बड़ा 3 दिन से ड्रामा हो रहा है। देश भर के आम कार्यकर्ताओं में कोई प्रतिक्रिया आपको दिखाई पड़ रही है? सिर्फ नेताओं में प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है, पर जो कांग्रेस का वर्कर है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठाया और ये बात वाकई में सोचने योग्य है। शायद हम इस पर विचार नहीं कर पा रहे थे। कौशल साहब ने जो मुद्दा अभी पर उठाया है, कुर्बान साहब, इस बार कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता सड़क पे दुहाई नहीं दे रहा है, कोई उनके घर के बाहर लाइन लगा के नहीं खड़ा है, ढोल नगाड़े नहीं बज रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया कांग्रेस सख्ते में आ गई है, क्योंकि लगातार 2 हार हुई हैं और अब ऐसी हार है कि लग ये रहा है कि शायद इससे उबर नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने जो दाव चवाली सा खेला है और उसमें जिस तरह से पटखनी दी है कांग्रेस पार्टी को, तो आम वर्कर ये महसूस करने लगा है कि शायद अब कांग्रेस पार्टी का कोई कभी प्रादुर्भाव हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो लगा हुआ है ये सोच में और उस सदमे से बाहर नहीं आया। दूसरा ये झटका दे दिया राहुल गांधी साहब ने, अरे भाई आपको करना था महीने 20 दिन बाद कर लेते, तब तक कुछ आग ठंडी हो जाती। लेकिन अब उन्होंने एक नई आग लगा दी है और पूरी पार्टी अब गणेश परिक्रमा कर रही है राहुल गांधी की कि आप इस्तीफा वापस ले ली। इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है और आम कार्यकर्ता का मनोबल गिर रहा है। केवल नेता कर रहे हैं सर, पार्टी नहीं कर रही है। बिल्कुल उमाकांत जी, आज जब पार्टी का कार्यकर्ता राहुल गांधी के इस तथाकथित तौर के स्टंट से नहीं जुड़ रहा, तो क्या पार्टी का कार्यकर्ता कल राहुल गांधी के नेतृत्व को उसी तरीके से स्वीकार करेगा जैसा अभी तक करता आया है? देखिए, मैं पहले भी ये बात थोड़ा सा हिंट किया था और अभी भी कि देखिए, एक वर्ड है अंग्रेजी में, फॉलो द लीडर्स। लीडर का काम है कार्यकर्ताओं का संकट के समय मनोबल को बनाए रखना, और राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें रोज सुबह होती है, सूरज उगता है और एक नया पन्ना खुलता है। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, संसद के भीतर की राजनीति और सड़क की राजनीति, इनका बहुत बड़ा महत्व है। और राहुल गांधी और उनके जो भी चेले चमचे हैं, उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस देश में डेमोक्रेसी के बिना ये देश चल नहीं सकता और डेमोक्रेसी में सरकार जितनी जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन बहुत जरूरी है, ऑपोजिशन भी जरूरी है। वासले साहब, और अब सवाल ये उठता है कि जब डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन बहुत जरूरी है और ऑपोजिशन खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर बैठ जाए, तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? ये तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को सोचना चाहिए। जो उनकी अपनी क्राइसिस है उसको मैं तो उस पर तो नहीं बोलूंगा, पर निश्चित तौर पर ये मेरा मानना है कि व्यक्ति विशेष की राजनीति ना करके जनता विशेष की राजनीति करनी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को। बड़ी बात आपसे निकल कर आ रही है। तरुण चुग जी, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना अपने आप में आवश्यक है। आपने तो इतना चारों खाने चित कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं क्या कांग्रेस में और बाकी पार्टियों में? क्या होगा संसद में? फिर तो आपका एकाधिकार है। बीजेपी से विकल्प निकलेगा, विपक्ष नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है जी। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। लेकिन प्रश्न ये है कि जब विपक्ष जो 2014 में था 19 आते तक सुधरने की बजाय और बिगड़ा, जिनके हाथ में कमांड थी उनको लग रहा था कि ये तो वापस आना ही है, जनता को हमें लाना ही है, इसलिए आप जाके चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिल जाओ, चाहे देशद्रोह के कानून को बदलने की बात करो, चाहे देश के 2 प्रधानमंत्री की बात करो, उनको लगा ही नहीं कि देश के नीचे क्या चल रहा है।
ये लोग इस्लाम महबूबा मांग रहे थे, मुफ्ती क्या सेना थी से। चुक साहब, ये इस्लाम महबूबा मांग रहे थे, मुफ्ती क्या भाषा बोल रहे थी, थे वो तो पाकिस्तान अफजल गुरु को शहीद जनता ने मानती उखाड़ थी। दिया। 3.5 साल आपने उनके साथ सत्ता में रह के लड्डू खाए हैं। आप अफजल गुरु को हीरो मानने वाले लोग जाके देश से वोट मांग रहे हैं, देश से वोट मांग रहे हैं। नागालैंड में जिन दो ग्रुपों से आपका समझौता है, प्रधानमंत्री अलगाववादी हैं, आप बताओ ना वो क्या है। वो लोग जब वोट मांगते हैं तो कोई ऐसा टुकड़ा पार्टी बता दीजिए जिससे आपका एलाइज पूरे संस्कृति के साथ यही तो राइट रिएक्शन की खासियत है, सेना का अपमान किया, चोरी भी और सीना जोरी भी का अपमान किया, देश के लोगों का अपमान किया, देश के ईमानदार प्रधानमंत्री का अपमान किया। जो आज हाल हुआ है, सेना का तो आपने अपमान किया और ओआरओपी नहीं दिया और कह दिया दे दिया आपने किया, आपने ओआरओपी नहीं दिया, चाइना के राजदूत के बच्चों की स्कॉलरशिप के अमाउंट कर रहा है, मदद करना चाहते हैं, आपने उनकी वोट स्कॉलरशिप भारत पे में मांग बंदिशें रहे हैं, लगाई, हिंदुस्तान की सेना से हिसाब मांगते हैं, मरे हुए लोगों की लाशें मांगते हैं। चलिए, और वोट हम आज एक बार फिर जहां एक नई सरकार गठन के मौके पर तैयार बैठी है, वहां पर हम ये आपसी तर्जुमे की बात कर रहे हैं, जहां मुख्य चर्चा का विषय है कि कांग्रेस कब अपने पैरों पर खड़ी होगी, क्योंकि आवश्यकता है कि एक मजबूत विपक्ष हो, अन्यथा लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की भूमिका न होगी तो सरकार चलाने में कितनी सहूलियत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होगी यह हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी एक मजबूत विपक्ष आवश्यक है देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। और ऐसे में सवाल एक बार फिर हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि हार पर मंथन होना चाहिए कांग्रेस में, इस्तीफे पर हंगामा नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अहितकारी है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।